हेलो क्लास सेवन्थ, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो साइंस की एनसीईआरटी है इसके चैप्टर नंबर 1 की। इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में होने वाले न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। और जितने भी टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर में, यानी कि एनसीईआरटी के इस फर्स्ट चैप्टर में, वो सभी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। मतलब इस कंप्लीट चैप्टर को हम इसी एक वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो यार, चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? जो हम फूड खाते हैं उससे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो फूड है उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, उसके बाद में समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। फूड तो आप सब जानते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या नीड है, क्या ज़रूरत है फूड की, ठीक है ना। ये एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आ सकता है, वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, ठीक। अभी मैं सारे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो सारे जीव हैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं कर रहा। हालांकि यहाँ पे इस चैप्टर में हमें मेनली प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, बट अभी जो ये क्वेश्चन है ये सबके लिए लेके चल रहा हूँ मैं, कि भाई जो भी जिंदा जीव हैं उनको भोजन की ज़रूरत क्यों होती है, फूड की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसका एक सीधा सा आंसर है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड बिकॉज फूड गिव्स एनर्जी टू द ऑर्गेनिजम्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी फंक्शन। मतलब क्या कि ये जो जिंदा जीव हैं इनको फूड की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि इन्हें फूड से एनर्जी मिल सके, क्योंकि जो फूड है वो इन्हें एनर्जी देता है और उस एनर्जी का यूज़ ये अपनी ग्रोथ के लिए कर सकते हैं या फिर अपनी बॉडी के जो फंक्शन है उनको मेंटेन करने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट में लिखा है इसका आंसर, ठीक है। हालांकि इसको डिटेल में हम बाद में और अच्छे से समझेंगे जब क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि जो फूड है, ठीक है ना, उसकी वजह से ये अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रख पा रहे हैं और अपनी ग्रोथ को भी मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये समझ में आ गया कि भाई फूड की ज़रूरत क्यों होती है। अब आगे बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। फूड तो हमें समझ में आता है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब फूड के वो कंपोनेंट जो नेसेसरी हैं, यानी कि ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के लिए, उन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे इसके एग्जांपल क्या हैं? जैसे फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फूड से हमें प्रोटीन मिलता है, फैट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये फूड के कंपोनेंट हैं जो कि ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, और इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं जो ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए। इनके एग्जाम्पल भी आप याद रख लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है ये न्यूट्रिशन क्या होता है। अभी हमने समझा न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, अब बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को लेने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब किसी जीव ने फूड को खाया और उस फूड से उसने जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया उसकी बॉडी ने। जैसे आप खाना खाते हो, अगर उसमें प्रोटीन है तो आपकी बॉडी वो प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें विटामिन्स है तो आपकी बॉडी में वो विटामिन आ जाएगा। मतलब हमने फूड को इनटेक किया, यानी फूड को खाया या लिया, और फिर उससे जो उसके न्यूट्रिएंट थे वो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए, यूटिलाइज कर लिए। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन। तो फिर से बोल रहा हूँ, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। जब भी इसकी डेफिनेशन आएगी तो आपको सिंपली लिखना है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ठीक है। आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं, जो इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है उसकी बात करते हैं, ठीक है। वो क्या है? वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर दो मेजर कैटेगरी हैं न्यूट्रिशन की। पहली है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरी है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पहले बात कर लेते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, ठीक है ना। मैं पहले किसकी बात कर रहा हूँ? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स
फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म यानी कोई जीव अपना खाना खुद बना ले, उसको हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, अपना फूड खुद बनाने के लिए उसे कुछ सिंपलर सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं। यहाँ पे सिंपलर सब्सटेंसेस किसको बोला गया है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को। ठीक है, अब ये जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो जीव ऐसा कर पाता है, यानी कि वो जीव जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को दर्शाता है या शो करता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। तो ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल क्या हो गया? मोस्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि ज़्यादातर पौधे, जितने भी पौधे हरे होते हैं सब ऐसा कर सकते हैं, या फिर ग्रीन एल्गी भी ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है और ऑटोट्रोप्स क्या है। देखो यार, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की प्रक्रिया को बोला जा रहा है। ठीक है, और ऑटोट्रोप किसको बोल रहा है? जो ऐसा कर पाता है। जैसे हरे पौधे अपना खाना स्वयं बना लेंगे, ठीक है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो जो हरे पौधे हैं उनको बोला गया है ऑटोट्रोप्स, और जो अपना खाना स्वयं बना रहे हैं उस प्रक्रिया को बोला जा रहा है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब जरा अगर हम इस वर्ड को थोड़ा तोड़ें ऑटोट्रोप्स को, तो ये दो वर्ड में टूट जाएगा, ऑटो और ट्रोप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी स्वयं, खुद, और ट्रोप्स का मतलब है नरिशमेंट। तो यहाँ से इस वर्ड का मीनिंग भी निकल के ही आता है, यानी कि जो अपना सेल्फ नरिशमेंट कर सकते हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ, ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रोप्स बोला जाता है। और इनके अंदर होने वाली इस न्यूट्रिशन की प्रक्रिया का स्पेशल नाम है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आती है कि ये जो ग्रीन पौधे वगैरह हैं या ऑटोट्रोप्स जिनको मैं बोल रहा हूँ, ये अपना खाना खुद क्यों बना लेते हैं? क्योंकि इनके अंदर ना एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, पकड़ सकता है, उसे केमिकल एनर्जी में बदल सकता है। हालांकि अभी हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जिसके पास भी क्लोरोफिल पाया जाएगा वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लोरोफिल क्या है, कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हमने एक चीज़ सीख ली, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब पहले बात कर लेते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, फिर उस पर आएंगे। ठीक है, तो अब बात किसकी करनी है? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ बट डिपेंड ऑन अदर इज कॉल्ड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें कोई जीव अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा है बल्कि उसे डिपेंड होना पड़ रहा है दूसरों पे। ठीक है, उस मोड को बोलेंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और जो ऐसा कर रहे हैं उन ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हेटरोट्रोप्स। तो हेटरोट्रोप्स क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय सिंपल सब्सटेंसेस। एग्जांपल्स क्या हो जाएगा इसका? ह्यूमंस, एनिमल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार, जैसे मैं इस गाय की बात करूँ, ठीक है, तो ये गाय अपना खाना खुद नहीं बना पाएगी सूरज की रोशनी में, हवा और पानी से, बल्कि ये घास खाती है, यानी कि इसको दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, इस मधुमक्खी की बात करूँ तो ये भी हवा, पानी और सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद नहीं बना पाएगी। ठीक है ना, ये फूलों पे या फिर दूसरे पौधों पे डिपेंड करती है। ठीक, तो यानी कि इन सभी में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, और इसीलिए इनको बोला जाएगा कि ये सारे जीव जो हैं ये हेटरोट्रोप्स हैं। ठीक है, हम जो इंसान हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसा है क्या कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना ले रहे हैं? अब उसकी बात करते हैं ज़रा डिटेल में। ठीक है, देखो, ये जो प्रक्रिया है इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इसी प्रक्रिया की वजह से जो ग्रीन प्लांट्स हैं या फिर जो ग्रीन एल्गी वगैरह हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस को बोला जाता है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ठीक है, मतलब प्लांट्स में खाना बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे आप याद रखना, फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर करना या बनाना। मतलब क्योंकि यहाँ पर जो फूड मेकिंग की प्रोसेस हो रही है ये फोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए इसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। होती कैसे है पहले ये डायग्राम से समझो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लिखना कैसे है। ठीक है, पहले इस डायग्राम को समझो। यहाँ पर देखो जो सन है, ठीक है, सन से जो लाइट एनर्जी आ रही है, ठीक है ना, इसको हर कोई ट्रैप नहीं कर सकता।
इसको वही ट्रैप कर पाएगा जिसके पास क्लोरोफिल होगा। यही मेन रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। अगर मान लो इंसानों के शरीर में क्लोरोफिल होता, एक हाइपोथेटिकल बात बता रहा हूँ, होता नहीं है, तो इंसान भी अपना खाना स्वयं बना लेते, ठीक है ना। मतलब उन्हें अलग से कुछ बाहर से खाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी बॉडी खुद प्रिपेयर कर लेती। कुछ रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए होता और उनकी बॉडी खुद खाना बना लेती, उनका शरीर खुद खाना बना लेता। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इंसानों के पास क्लोरोफिल नहीं है। लेकिन जो हरे पौधे हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है। अब होता क्या है कि जो पत्तियां हैं या फिर जो भी हरा पार्ट है पौधे का, मेनली उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, मेनली पत्तियों में, ठीक। तो जो पत्तियां हैं इसके पास क्लोरोफिल है। अब जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो जो क्लोरोफिल है इस लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, उसे केमिकल एनर्जी में बदल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से सनलाइट से इसे एनर्जी मिल गई जो इसने ट्रैप कर ली, ठीक है ना। और वाटर और मिनरल जो इसे चाहिए होता है भोजन बनाने के लिए, वो कहाँ से मिल जाता है? ज़मीन से, जड़ें अब्जॉर्व कर लेती हैं, ठीक है। और इसे जो गैस चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन ले लेता है? कहाँ से मिलता है इसे? देखो, इसकी पत्तियों पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें बोला जाता है स्टोमाटा। तो इसी स्टोमाटा से, ठीक है, ये जो गैसियस एक्सचेंज है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर लेना और जब ऑक्सीजन बन जाएगा तो उसको बाहर निकालना, ये स्टोमाटा के द्वारा होता है। आगे बात समझ में? अब ये तो मैंने आपको डायग्राम से जस्ट अभी समझाया। अब एक एक करके इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल है क्या, डिटेल में समझते हैं। तो आपको याद रखना है, द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी जो पत्तियां होती हैं इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, जिनकी वजह से इनका कलर हरा दिखता है हमें। इसी ग्रीन पिगमेंट को बोला जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या काम करता है? इसका मेन फंक्शन है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, यानी ये पत्तियों की मदद करता है कि ये सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर पाएँ। हालांकि जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है ये इतनी सिंपल नहीं है कि लाइट आई और उसे ऐसे कैप्चर कर लिया, लेकिन क्लास 7th में अभी आप हो तो इतना डिटेल में आपको उसमें नहीं जाना है। जब आप बड़ी क्लास में आओगे, 11th में 12th में बायोलॉजी लोगे, तब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई जाएगी। फिलहाल अभी आप 7th में हैं, तो आप इतना समझिए कि जो ये क्लोरोफिल है ये लाइट की एनर्जी को कैप्चर कर सकता है। एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज, यानी कि प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ पत्तियों के पास ही ये ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल होता है? जवाब है नहीं। आपको याद रखना है, आपको नोट कर लेना है कि क्लोरोफिल इज ऑल्सो फाउंड इन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बट इन वेरी लेस अमाउंट। मतलब ये बाकी हिस्सों में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये उतना नहीं पाया जाता। मेनली ये पत्तियों में पाया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्तियों में ही पाया जाता है, बाकी हिस्सों में भी थोड़ा बहुत होता है। जैसे आपने कोई पौधा देखा नया उग रहा है तो उसका तना भी हरा होता है, तो मतलब वहाँ भी क्लोरोफिल है, लेकिन उतना नहीं होता जितना पत्तियों में है। तो मतलब मेनली जो होता है ग्रीन पिगमेंट ये पत्तियों में होता है, यानी कि जो इनका फूड प्रोसेस हो रहा है, बन रहा है, वो मेनली पत्तियाँ बनाती हैं। इसीलिए आपको याद रखना है, जो लीव्स होती हैं उनको हम फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं प्लांट का। ये क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में कि प्लांट्स का फूड फैक्ट्री किसे बोला जाता है, तो आपको याद रखना है पत्तियों को, लीव्स को। क्यों? क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है और वहीं पे सबसे ज़्यादा भोजन बनता है। इसीलिए पत्तियां जो होती हैं किसी भी पौधे की, उनको बोला जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा और आगे बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई पौधे को पानी वगैरह कैसे मिल रहा है या मिनरल वगैरह जो चाहिए वो कैसे मिल रहे हैं, हालांकि मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ये जड़ों से मिलते हैं ना। तो इसको लिखना कैसे, आपको याद रखना है, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दी सोइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, यानी कि जड़ें ये सोखती हैं और ट्रांसपोर्ट कर देती हैं किसको? इन पत्तियों को। जब आप थोड़े और, ठीक है, बड़ी क्लास में आओगे तब आपको सेल्स एंड टिश्यूज़ पढ़ाए जाएंगे। वहाँ पे एक टिश्यू होता है जाइलम, उसी की वजह से यहाँ पे एक पाइप लाइन, पतले पतले स्ट्रक्चर बने होते हैं जाइलम की वजह से, जिससे चढ़ के पानी पत्तियों तक पहुँचता है, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वगैरह कैसे होती है? अभी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमाटा बोलते हैं, उनकी वजह से, ठीक है, जो गैसों का आदान प्रदान है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ये होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे बन रही है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप ये समझो, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। These pores are surrounded by guard cell. Such pores are called stomata। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे के अंदर कहाँ से आती है? छोटे छोटे पोर्स से, यानी छोटे छोटे छेदों से, छिद्रों से,
जो कि पत्तियों के सरफेस पे बने होते हैं। ये जो छोटे छोटे छेद हैं या पोर्स हैं, इनके किनारे किनारे 2 गार्ड सेल होती हैं जो राजमे के बीज के आकार के होते हैं। अभी मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा, ठीक है। और इन्हीं के बीच में ये पोर यानी ये छेद होता है जिसे हम बोलते हैं स्टोमाटा। जरा डिटेल में समझो स्टोमाटा को। तो मान लो ये पत्ती का जो हिस्सा है, इसको मैं जूम कर दिया यहाँ पे, तो आपको ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अंदर नजर आएगा जिसमें देखो ये राजमे के बीज की तरह आपको यहाँ पर 2 सेल्स नजर आएंगी, ठीक है। यही जो सेल्स हैं किनारे किनारे, इनको बोला जा रहा है गार्ड सेल, और जो इसके बीज में ये पोर है, जो छेद है, इसको बोला जाता है स्टोमाटा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो गार्ड सेल मतलब एक तरह से जैसे गार्ड रखवाली करता है, उसी तरह से ये जो ये छेद है, जो पोर है, इसकी ये सेल्स रखवाली कर रही हैं, इसीलिए इन सेल्स का नाम होता है गार्ड सेल्स। आगे बात समझ में ना। चलो अब आगे बात करते हैं मेन की, अगर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आगे तो लिखोगे कैसे। अभी तक तो मैंने आपको समझाया कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है। सन से लाइट आ रही है, ठीक है ना, क्लोरोफिल के मदद से वो ट्रैप हो जा रही है, लाइट पकड़ ले रहा है उसे, वो लाइट एनर्जी को, और फिर उस एनर्जी का यूज़ वो कर रहा है भोजन बनाने के लिए पौधा, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये तो मैंने आपको समझाया ना अभी। लेकिन इसको लिखना कैसे है, लिखने का भी एक अच्छा सा तरीका होना चाहिए। तो जब भी आपसे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो पहले आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद ये इक्वेशन भी लिखनी है, ठीक है ना। क्या लिखना है आपको? जो आपने अभी समझा बस वही लिख देना है। क्या समझा आपने? द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप्स मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। मतलब वो प्रोसेस जिसमें कोई ऑटोट्रोप, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसको हम सिंपल सब्सटेंसेस बोल रहे हैं, इनकी प्रेजेंस में अपना खाना बना ले। उसके लिए उसे क्या चाहिए होगा? सनलाइट चाहिए होगी और क्लोरोफिल होना चाहिए, जो कि ग्रीन प्लांट में होगा, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं समझाऊं तो देखो यार, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पौधों को बाहर से मिल गया, सनलाइट सूरज से मिल गई, क्लोरोफिल उनकी बॉडी में प्रेजेंट था। तो मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उन्हें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वो क्या बनाते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं और ऑक्सीजन बना देते हैं, ठीक है ना। यही कार्बोहाइड्रेट जो है, इसी को हम बोल रहे हैं कि ये पौधों का खाना है। जो पौधों का खाना होता है वो मेनली कन्वर्ट होता है स्टार्च में, स्टार्च की फॉर्म में रहता है। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं आप बड़ी क्लास में जाके अच्छे समझोगे। मेनली जो कार्बोहाइड्रेट है, ये समझ लो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, इसका एक कंपाउंड होता है। अभी के लिए आप इतना समझो, बाकी जब डिटेल में आप क्लास 11th में, ठीक है ना, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, या बायो पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। जो अपना अगला टॉपिक है वो क्या है? वो है सन, जो है इसको हम बोलते हैं दी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी जो सूरज हैं वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। कैसे, इसको समझते हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का ये मतलब समझो भी यहाँ पे कि जो भी जीवों के पास एनर्जी आ रही है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी ना किसी तरह से वो सन की ही एनर्जी को ले रहा है, ठीक है। तो इस बात को समझ लेते हैं कैसे, ठीक। क्योंकि आपको ये तो समझ में आ रहा है कि जो पौधे हैं, चलो ठीक है, वो तो सन की एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन अब मान लो लोयन है, तो लोयन के पास जो एनर्जी आ रही है वो कैसे सन की एनर्जी है। तो इसको आप समझो कि मान लो घास उगी, घास जो है, ठीक है, ये ग्रीन होती है, इसके पास क्लोरोफिल है, तो इसने सूरज की एनर्जी ट्रैप की है। अब इस घास को मान लो हिरन खाता है, तो हिरन के पास किसकी एनर्जी आई? जो घास के पास एनर्जी थी। घास के पास किसकी एनर्जी थी? सूरज की। तो वही एनर्जी ही घास में गई और घास से हिरन में आ गई। अब हिरन को मान लो लोयन यानी शेर खाता है, ठीक है, तो शेर के पास भी तो वही एनर्जी आई जो सूरज से घास ने ली थी, घास से हिरन ने, फिर हिरन से शेर ने। तो अल्टीमेटली तो सन की ही एनर्जी है ना वो। मतलब हर जीव, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली जो लाइट एनर्जी है सन की, उसी पे डिपेंड कर रहे हैं। इसीलिए जो सन है इसको बोला जा रहा है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे है, तो आप अब आराम से लिख पाओगे। क्या लिखना है आपको? द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। मतलब जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स जो है कैप्चर कर लेती हैं और प्लांट में ये फूड स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है ना, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, आप याद रखना। एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन दिस एनर्जी। और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, या तो डायरेक्टली पौधों को खा रहे हैं या फिर पौधों को खाने वाले किसी जीव को खा रहे हैं, मतलब वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी एनर्जी पे डिपेंड कर रहे हैं जो सन से पौधों के पास आई।
इसीलिए जो सन है इनको अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है सारे जीवों के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं, क्या कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनमें क्लोरोफिल ना के बराबर पाया जा रहा हो, बहुत कम पाया जा रहा हो, या ना के बराबर ही पाया जा रहा हो, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते बल्कि वो भी हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, जितने भी ग्रीन पौधे हैं वो ऑटोट्रोप्स हैं, मतलब वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाला मोड अपना रहे हैं, वो अपना खाना खुद बना ले रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्या कुछ पौधे ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर जो क्लोरोफिल है या तो बहुत कम है या फिर बिल्कुल ही नहीं है। तो इसका आंसर है हाँ, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल ना के बराबर पाया जाता है और ये हेटेरोट्रोपिक मोड अपनाते हैं, जैसे कैस्कटा, ठीक है, जिसको हम अमर बेल कहते हैं। ये क्या होता है, एक तरह की बेल होती है जो किसी पेड़ पे, ठीक है ना, चढ़ने लग जाती है। और ये बेल क्या करती है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये क्या करती है, ये इस पौधे से अपना भोजन लेती है, यानी कि इस पौधे का जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करती है। यानी ये खुद अपना भोजन बेल नहीं बना पा रही है। देखो जो पीला वाला हिस्सा दिख रहा है ना इस इमेज में, उसकी बात कर रहा हूँ, वो बेल है, और जो ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है वो पेड़ है जिस पे बेल चढ़ी है। समझ में आ गई बात। तो ये जो कैस्कटा या अमर बेल होती है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, दे यूज हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आ गया। कुछ पौधे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, मतलब वो ऑटोट्रोप नहीं है और वो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैस्कटा या फिर अमरबेल, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ना के बराबर होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, मतलब ये उस पौधे से रेडीमेड फूड ले लेती है जिस पे चढ़ती है। ठीक है, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, मतलब जिस प्लांट पे चढ़ रही है उसे होस्ट बोलेंगे। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कैस्कटा इज द पैरासाइट, मतलब क्योंकि जो ये बेल है ये पौधे से वैल्यूएबल भोजन उसका ले रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है पैरासाइट। पैरासाइट आप समझो किसको बोलेंगे हम, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के सर में जुएं हो जाते हैं। अब जो वो जुएं हैं वो असलियत में क्या कर रहे हैं, जिसके सर में हैं वो उसी का खून चूस रहे हैं, यानी कि उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो जो जुएं हैं उनको बोला जाएगा पैरासाइट, और जिसके सर पे वो चढ़े हैं उसको बोला जाएगा होस्ट। तो यहाँ पे जो पेड़ है जिसके सर पे ये चढ़ रहे हैं वो होस्ट है, और जो बेल है, जो बेल इस पे चढ़ रही है वो पैरासाइट है। आगे बात समझ में, जैसे आपने जोंक देखी होगी, जोंक अगर आपके शरीर में चिपक जाएगी तो आपका खून चूसने लगेगी, तो उस केस में जो जोंक है वो पैरासाइट हो गया और आपकी जो बॉडी है वो क्या हो गई, वो होस्ट हो गई। आपको याद रखना है जब भी हम पैरासाइट की बात करते हैं तो ये जो जीव हैं ये जिंदा जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। समझ में आ गई बात। मतलब जैसे जिसके सर में जुएं हैं तो जिसका जो इंसान है वो तो जिंदा ही है ना, तो जो पैरासाइट हैं ये अपना भोजन किससे लेते हैं, दूसरे जिंदा जीवों से। ये चीज़ आप याद रखना। समझ में आ गया पैरासाइट क्या होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि भैया क्या कोई ऐसा जीव भी है, मतलब ऐसा पौधा भी है जो इंसेक्टिवोरस हो, जिसको हम बोल सके इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्ट आप समझते हैं कीड़े, इंसेक्टिवोरस मतलब कीड़ों को खाने वाला। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा प्लांट है जो कीड़ों को खाता है, यानी मांसाहारी है। तो जवाब है हाँ, ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं दुनिया में। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंसेक्टिवोरस किसे बोलेंगे, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। मतलब वो पौधे जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, कीड़ों को ही खा लेते हैं, उनको बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जाम्पल है इसका पिचर प्लांट हो गया, जिसका इमेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, या फिर वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया, इसको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। बहुत ही खतरनाक तरीके से ये कीड़ों को पकड़ता है। ठीक है ना, आप वीडियो देखना यूट्यूब पे अगर आपको मौका मिले तो। ठीक है ना, आपको देख के हैरानी होगी कि पौधे भी मांस खाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि चलो ठीक है यार, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है ना, बट अभी अगर मैं बात करूं पिचर प्लांट की, क्योंकि अपने सिलेबस में ये है, इसको समझना जरूरी है, तो ये कीड़ों को पकड़ता कैसे है। ये तो खुद चल नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है ना कि ये दौड़ के भाग के जाएगा और कीड़ों को मार देगा फिर पकड़ के खा जाएगा, ऐसा तो नहीं है।
क्योंकि ये पौधा है तो ये एक जगह रहेगा। तो फिर ये कैसे करता है इस चीज़ को, इसको समझो। देखो यार, यहाँ से पहले चित्र को समझो, फिर यहाँ पे जो लिखा है इसकी बात करेंगे। यहाँ पर जो इसकी पत्तियाँ हैं ना, इसकी पत्तियाँ का जो अपेक्स है, मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा है, सबसे आखिरी हिस्सा जो है, ठीक है ना, ये एक तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें आपको नीचे एक बर्तन जैसी आकृति नजर आ रही है, घड़े जैसी या कोई बर्तन जैसी, ठीक है, जिसके अंदर ये छेद से कोई चीज़ अंदर जा सकती है, और इसके ऊपर आपको एक ढक्कन नुमा चीज़ नजर आ रही है, इसको लिड बोलते हैं। इसको अगर यहाँ से जूम करके दिखाया गया है, ये जो ढक्कन जैसी चीज़ है उसके ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिड, ठीक है। और ये जो है ये मॉडिफाइड पिचर प्लांट है, ठीक है ना, घड़े जैसा या जग जैसा कुछ दिख रहा है आपको। अब होता क्या है, यहाँ पर चिपचिपा केमिकल टाइप का होता है, ठीक है, जिसपे कोई चीज़ बैठेगी तो वो फिसल के नीचे गिर जाएगी। इसमें हेयर लाइट थ्रेड्स होते हैं, धागे जैसी संरचना होती है जो नीचे लटकी रहती है। जैसे ही कोई चीज़ नीचे गिरती है, ठीक है ना, तो होता क्या है, ये ढक्कन बंद हो जाता है। अब मान लो कोई कीड़ा यहाँ पे बैठा और ये ढक्कन बंद हो गया, अब वो कीड़ा अंदर फंस जाएगा। अंदर इसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं चिपचिपे से, वो उस कीड़े को पचा लेंगे, मार के क्या कर लेंगे, पचा लेंगे, और उस कीड़े के पास जो भी चीज़ें होंगी वो ये पौधा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से एक तरह समझो ये कीड़ा खा रहा है ये पौधा, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, हम यहाँ से समझा देता हूँ। जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स ए लिड, यानी जो इस पत्ती का ऊपरी हिस्सा है क्या बनाता है, लीड बनाता है, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, जो इस पिचर का, इस नीचे वाले हिस्से का क्या बोला जा रहा है, पिचर, जो इस पिचर के मुंह को खोल या बंद कर सकता है, जो ये ढक्कन है या लीड है। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, पिचर के यहाँ पे हेयर जैसी, बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, पतले पतले तंतु या धागे जैसी, ठीक है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स ऑन द पिचर द लिड क्लोजेस एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट एंटेंगल्ड इनटू दी हेयर। मतलब क्या, कि जैसे ही कोई कीड़ा इसके अंदर जाता है, ये ढक्कन बंद हो जाता है और वो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर में नीचे फंस जाता है। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, समझ में आ गया, मतलब वही जो मैंने बोला। इसके बाद क्या, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। मतलब जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, पचाने के लिए केमिकल्स होते हैं, जिससे वो कीड़ा मर जाएगा और गल जाएगा, यानी वो पच जाएगा। तो ये इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, आप सोचोगे कीड़ा इसके पास गया ही क्यों था, तो यहाँ पर इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है जो कीड़ों को अट्रैक्ट करती है। तो कीड़े को लगता है यहाँ पे कोई बहुत बढ़िया फूल या वैसी कोई चीज़ है जिसका रस वो आराम से, ठीक है, पी सकता है। तो इस लालच में कीड़ा इसके पास जाता है और वहाँ पे फंस जाता है, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला जो टॉपिक है ये है सेप्रोट्रॉप्स। क्या होता है पहले इसको समझो। यहाँ पे लिखा है दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब वो मोड न्यूट्रिशन का जिसमें कोई जीव मरी हुई चीज़ों से, जिनकी बॉडी सड़ रही हो, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसको बोला जाता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे जीव जो करते हैं ऐसा, उनको बोला जाता है सेप्रोट्रॉप्स। जैसे आपने देखा होगा जब कोई चीज़ मर जाती है, जैसे कोई कुत्ता वगैरह मर गया, ठीक है, तो उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ने गलने लगती है, तो उसमें बहुत सारे सेप्रोट्रॉप्स आ जाते हैं जो उस सड़ रही बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। या फिर आपने ऐसा ब्रेड का एग्जाम्पल जरूर देखा होगा, ठीक है, कुछ दिन जब ये ब्रेड खराब हो जाती है, सड़ने लगती है, तो इस पर ऐसा भूरा भूरा, ठीक है, पैचिस पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। तो असलियत में ये क्या है, यहाँ पे फंजाई उगाते हैं, फंजाई छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये जो फंजाई हैं ये मरी हुई चीज़, मतलब ब्रेड तो जिंदा नहीं है ना, वो तो सड़ रही है, गल रही है, तो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन ले रहे हैं, तो इन फंजाई को बोलाता है कि ये सेप्रोट्रॉप्स हैं। और सेप्रोट्रॉप्स में होने वाला जो न्यूट्रिशन है, क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से, यानी कि मरे हुए सड़े गले मैटर से अपना भोजन लिया जाता है इसमें, तो इस मोड को बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है तो आपको ये लिखना है, सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं तो आपको लिखना है द ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। आपको एक बात याद रखनी है कि भाई डिफरेंस पूछ लिया जाता है सेप्रोट्रॉप्स में और पैरासाइट में। तो जो पैरासाइट थे, जैसे मैंने जुओं का एग्जांपल दिया था, वो जिंदा चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते थे। जैसे किसी के बाल में जुएं हैं तो वो जिंदा है, मतलब वो जिंदा चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन ले रहे थे। लेकिन जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं ये मरी हुई चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सेप्रोट्रॉप्स और पैरासाइट में। आगे बात समझ में। चलिए अब आगे बात करते हैं सिम्बायोसिस क्या होता है। सिम्बायोसिस क्या होता है इसको समझो।
यहाँ पे लिखा है सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। मतलब क्या, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को कुछ ना कुछ फ़ायदा देते हैं। किसी को एक से शेल्टर मिल रहा है तो दूसरा उसको उसके बदले भोजन दे देगा, मान लो। ठीक है, तो इस तरह के रिश्ते को या रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस अगर मैं आपको हाइपोथेटिकल बताऊं एक मूवी से, तो अगर आपने वैनम मूवी देखी है ना, वैनम, जिसमें जो मेन हीरो है उसके ऊपर एक काला सा मैटर चढ़ जाता है, तारकोल जैसा दिखता है, जो नहीं ना, चारकोल जैसा, तो वो बहुत पावरफुल बन जाता है। तो उससे होता क्या है कि जो मेन हीरो है उस मूवी का और जो वो काला सा डार्क मैटर है, वो दोनों जब जुड़ जाते हैं तो दोनों का ही फायदा हो जाता है, दोनों ही ताकतवर हो जाते हैं। तो वो रिलेशन जो कहलाएगा वो सिम्बायोसिस कहलाएगा। खैर, अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम मूवी की बात करने भी नहीं वाले, बट जो लोगों ने वैनम मूवी देखी है वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम साइंस में समझते हैं यहाँ पर कि भाई जो रियल लाइफ में हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं सिम्बायोसिस के, वो क्या है। फिल्म की बात तो खैर एक वो हाइपोथेटिकल चीज़ है, बट अभी यहाँ पे समझते हैं कि सिम्बायोसिस क्या है। देखो, मैंने क्या बोला कि भाई कुछ ऑर्गेनिजम्स जो एक साथ रह रहे हैं जिनसे दोनों का फायदा हो रहा है। ठीक है ना, जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सर्टेन फंजाई जो होते हैं वो लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ फंजाई होते हैं जो पौधों की जड़ों में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। मतलब कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक, अब पौधे क्या करते हैं, पौधे उन्हें न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, खाना दे देते हैं, पौधों से वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, बदले में वो पौधों को वाटर दे देते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स वो भी दे देते हैं पौधों को, जो पौधे के लिए चाहिए। तो इससे दोनों का ही फायदा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल समझो। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, लाइकेंस में क्या होता है, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जो कि एक एल्गा होता है एंड एक फंगस होता है, ये दोनों साथ में रहते हैं। जो फंगस है ये प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू दी एल्गा। इन रिटर्न एल्गा जो है वो प्रिपेयर करता है फूड टू दी फंगस। यानी एक ने क्या किया, शेल्टर रहने की जगह दी, वाटर दिया, मिनरल दिए एल्गा को, एल्गा ने बदले में क्या किया, ठीक है, प्रिपेयर किया फूड, जो कि दोनों के ही काम आएगा, फंगस के भी और एल्गा के भी। ठीक है, इसके आप और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ही बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। तो हमारी बॉडी से एक तरह से उनको शेल्टर मिल रहा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और वो भी हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा दे रहे हैं। क्या फ़ायदा दे रहे हैं वो आप बड़ी क्लास में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। अभी फ़िलहाल वो 7th का टॉपिक नहीं है तो मैं वो चीज़ों को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है रिप्लेस्ड ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल। इसका मतलब क्या है, पुनः भरपाई करना, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की दोबारा से पूर्ति करना सॉइल के अंदर। अब आप कहोगे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट खत्म क्यों हो रहे हैं। अरे भाई, जब आप पौधा उगा रहे हो तो पौधा ज़मीन से सारे मिनरल वगैरह अब्जॉर्व कर रहा है ना, सारे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्व कर रहा है। फिर जब आप उस पौधे को काट के दूसरी बार फसल उगाओगे, आप सॉइल में तो वो चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वो जो पहले आपने फसल उगाई थी वो पौधे ने अब्जॉर्व कर ली उसमें से बहुत सारा, अब बहुत कम बचा है मिट्टी में। तो मिट्टी में दोबारा से वो मिनरल आपको ऐड करने पड़ेंगे ना, पुनः दोबारा से रिप्लेस्ड करना पड़ेगा, यानी पुनः उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। पौधे जो हैं सॉइल से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सोख लेते हैं। सो देयर अमाउंट इन सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। इसीलिए न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है मिट्टी के अंदर वो कम होने लगता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू रिप्लेस्ड ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सॉइल के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स की पुनः भरपाई करें, पूर्ति करें। ठीक है, कैसे कैसे किया जा सकता है न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर, कैसे कैसे पुनः पूर्ति की जा सकती है उनकी। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहला क्या हो गया, बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। किसान आपने देखा होगा खेतों में खाद या उर्वरक डालते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी में वापस आ जाते हैं, मिल जाते हैं। क्रॉप रोटेशन से भी इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरह की फसलें उगाना, फसल चक्र। ठीक है, अगला क्या है, अगला है बाय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन राइजोबियम एंड लिग्नस प्लांट। अभी हमने देखा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या था कि दो जीव एक साथ रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों का ही फायदा हो रहा है। तो ऐसे ही जो राइजोबियम होता है ये
लिग्मस प्लांट में पाया जाता है। लिग्मस प्लांट मतलब जिनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठ पाई जाती है, जैसे दाल वगैरह के पौधे। तो उसमें एक जीवाणु पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या कर सकता है? राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट्स। मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में जिस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसे पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते, लेकिन पौधों को इसकी ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की। तो ये राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है दूसरी फॉर्म में जिसको प्लांट ले सके, जैसे अमोनिया वगैरह में। ठीक है, इन रिटर्न यानी बदले में प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू दी बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया की मदद से भी तो जो नाइट्रोजन है ये मिट्टी में वापस आ रहा है, तो मतलब यहाँ से भी पूर्ति हो रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये साइंस का पहला चैप्टर समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।